तो आइए सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको दिखा देते हैं। 48,998 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर घर वापस जा चुके स्वस्थ होकर के, उनकी संख्या अब 80,589 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,176 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,01,039 सैंपल्स की जांच की गई और जिसमें से 60,542 एंटीजन टेस्ट थे। बाकी के आरटीपीसीआर और ट्रूनेट और सीबीनेट के टेस्ट थे। इस प्रकार से अब हमारे प्रदेश में प्रारंभ से जो टेस्टिंग हो रही है, अब हमारे प्रदेश में 33,14,435 टेस्ट किए जा चुके हैं। टेस्टिंग का जो WHO का मानक होता है वो ये है कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 140 टेस्ट प्रतिदिन होने चाहिए। अगर उसके हिसाब से हम देखें तो लगभग 32,000 टेस्ट प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कम से कम किए जाने चाहिए। ये WHO का मानक है। हम उस मानक की तुलना में उससे हम 3 गुने से ज़्यादा टेस्ट रोज कर रहे हैं। अब हम 1 लाख से ऊपर टेस्ट करते हैं और देश में प्रतिदिन जो टेस्ट होते हैं उसमें सबसे अधिक टेस्ट करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। 1 लाख का आंकड़ा अभी तक और किसी प्रदेश ने नहीं प्राप्त किया है। होम आइसोलेशन में इस समय 20,818 लोग हैं और अपने घर पर रह करके स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर 1,533 लोग भर्ती हैं और जो सेमी पेड फैसिलिटी है, जिसमें होटल में लोग भर्ती होते हैं, लक्षण विहीन लोग, और सरकारी चिकित्सक के द्वारा उनको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वैसे जो लोग भर्ती हैं सेमी पेड L1+ फैसिलिटी में, वो 197 हैं। पूल टेस्ट के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 3,248 पूल लगाए गए थे, जिनमें 667 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 241 पूल लगाए गए थे, जिनमें 26 में पॉजिटिविटी देखी गई। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 52,473 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज किया गया है सर्वेलेंस के माध्यम से, और इसमें 2,37,058 टीम दिवस के माध्यम से 1,67,07,379 घरों का सर्वेलेंस किया गया है, जिनमें 8,41,01,69 लोग रहते हैं। प्रदेश में अब कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़कर के 61,794 हो गई है और इनमें 6,36,000 से ज़्यादा लक्षण युक्त व्यक्तियों को, सिम्टोमेटिक व्यक्तियों की पहचान की गई है। कोविड हेल्प डेस्क, जैसा कि आप जानते हैं, कि सभी महत्वपूर्ण कार्यालयों में और प्रतिष्ठानों में बनाए जाते हैं, जहां की लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जा सकती है कोविड के लिए, तापमान के आधार पर और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के आधार पर। तो हर एक कोविड हेल्प डेस्क पर एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर आवश्यक रूप से होता है। पूरे प्रदेश में अब जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हैं, उन्होंने पूरी तरह से फंक्शन करना प्रारंभ कर दिया है और जो फैसिलिटी एलोकेशन की व्यवस्था है उसका भी विकेंद्रीकरण का आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत शहर को कई जोन्स में बांटना है और वो जोन में बांट करके फिर कमांड सेंटर से उस जोन के अंतर्गत जो इलाका होता है उसके संक्रमित लोगों की सूची वहां भेजी जाती है, जिसमें से जो लोग होम आइसोलेशन के योग्य होते हैं उनके घर पर उस जोनल सेंटर से रैपिड रिस्पांस टीम उनके घर जाती है और घर जाकर के उनके
परीक्षण करती है, परीक्षण करने के पश्चात उनको आवश्यक दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराती है और उसके साथ साथ उनके घर वालों के लिए जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, अर्थात जिससे कि दूसरे लोग संक्रमण उनको न लगे, न हो, इससे बचते हैं, उसके लिए उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और जैसी स्थिति हो उसके अनुसार, छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता है, ये 15 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाता या गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जाता है, बाकी लोगों को स्थिति देख करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साथ में आइवरमेक्टिन भी हमारे यहाँ अब दिया जा रहा है प्रोफाइलेक्टिक के रूप में। जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस संक्रामक बीमारी से संक्रमित होने पर किसी प्रकार की भी हीन भावना या किसी प्रकार की लज्जा या शर्म की आवश्यकता नहीं है। ये संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है और लोग, अधिकांश लोग स्वस्थ होकर के, जो लोग भी समय से अपनी जांच करा लेते हैं, आपने अभी सुना, मैंने आपसे निवेदन किया कि 80,000 से ज़्यादा लोग जो संक्रमित हुए थे वो स्वस्थ होकर के अपना कामकाज कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे कार्यालय में भी संक्रमित हुए थे, वो संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर आ गए और कार्य कर रहे हैं, हमारे साथ रोज कार्य कर रहे हैं। तो इसमें किसी प्रकार की भी न तो हीन भावना की आवश्यकता है, न किसी प्रकार की लज्जा की आवश्यकता है और न अगर किसी को संक्रमण हो तो उसके प्रति मन में दुर्भावना लाने की आवश्यकता है। यह संक्रामक बीमारी किसी को भी हो सकती है, किसी का भेदभाव नहीं करती। इसलिए जैसे ही आपको लक्षण लगे, आपको लगे या आपको लगे कि आपके परिवार में किसी को कोई लक्षण आ रहा है या आपके कोई परिचित व्यक्ति लोग जो हैं उनमें किसी में लक्षण आ रहा है, तत्काल उन्हें अपनी जांच कराने के लिए प्रेरित करें, जांच कराने में उनकी सहायता करें। जांच की व्यवस्था और इस संक्रमण से इलाज की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। तो जांच करवाइए और अपनी चिकित्सा कराएं। आपकी चिकित्सा, जितनी जल्दी आप चिकित्सा करवाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर जाएंगे और अपने कामकाज में लग जाएंगे। अगर आप इसको छुपाने का प्रयास करते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, वैसे में फिर देर करने से जटिलताएं आती हैं और जटिलताएं आने से बाद में फिर उसमें कई बार कठिनाई का अनुभव भी होता है। तो इसलिए अपनी जांच तुरंत कराइए और इलाज कराइए और ध्यान रखिए कि अभी इसकी कोई दवा नहीं है, एक कोई कारगर दवा नहीं है, न ही कोई वैक्सीन है। तो बचाव के तरीके आप अच्छी तरह जानते हैं, बचाव के तरीकों का इस्तेमाल करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए, कम से कम 30-40 सेकंड तक धोइए, जिससे कि आपके हाथ पर कोई भी वायरस टिकने न पाए। अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों पर ढकिए, मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, उसको ढक कर रखिए मुंह और नाक को। ये बहुत आवश्यक है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो संक्रमण से बचे रहेंगे। बहुत ही कम संभावना रहती है कि जो लोग सावधानियों का पालन करते हैं, अपने हाथ को साबुन पानी से साफ रखते हैं, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखते हैं और 2 गज की दूरी लोगों से मेंटेन करते हैं, उनको संक्रमण हो इसकी संभावना न्यूनतम होती है। तो आप संक्रमण से बचे रहेंगे, स्वयं भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। तो सावधानियों का पालन करिए, संक्रमण से बचिए, दूसरों को बचाइए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए, घबराइए नहीं। सरकार आपके लिए जांच और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क किए हुए है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड केयर की बैठक सुबह 10 बजे ली। संक्रमण को चेन को तोड़ने के लिए निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित जो कोविड चिकित्सालय हैं उनको और मजबूत और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ के कोविड चिकित्सालय यानी SGPGI, KGMU, जो RML है, बाकी लोक बंधु है, इन सब का रिव्यू करने के लिए ACS मेडिकल एजुकेशन और ACS हेल्थ और मुझे भी ये निर्देश दिया था। आज हम लोग ने KGMU में जाकर एक जो नया चिकित्सालय उनका बन रहा है उसका रिव्यू किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अगले इसी माह में जो 319 बेड का नया चिकित्सालय जो है KGMU में तैयार हो जाए। नए VC साहब ने पूरा सहयोग दिया है, वहाँ के रजिस्ट्रार और सभी सीनियर डॉक्टर्स ने मिलकर हम लोग ACS मेडिकल एजुकेशन के साथ DM के साथ आज फिर पुनः रात को रिव्यू करेंगे, जिससे कि
केजीएमयू में एक नया जो है कोविड फैसिलिटी को हम लोग चालू कर सके। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि विद इन डेज इसको शुरू कर दिया जाए। इस पूरी वैश्विक बीमारी के लिए दवा और वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन इसकी बचाव ही इससे सुरक्षा है। तो इसके दृष्टिगत एक कारगर रणनीति के तहत प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जागरूकता पर बल प्रतिदिन दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि टीवी, अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से निरंतर जागरूकता की जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सभी जगहों पर यह जरूर आवश्यक है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग आपस में भी जब भी जहाँ भी मिले चर्चा करें तो 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, उस पर बल दें। जो भी अपने लोग हैं कहीं सोशल मीडिया पे जुड़े हैं उस पर भी प्रभावी जो है लोग अपना साथ देकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और डोर टू डोर सर्वे अब प्रभावी रूप से प्रदेश में चल रहा है। लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में, वेस्टर्न यूपी में सभी जगह डोर टू डोर सर्वे बहुत तेजी से हो रहा है और हर बार जो है एक साइक्लिक पीरियड में ये सर्वे हो रहा है, यानी एक बार खत्म होता है तो फिर नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो इसको जो है और मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को प्रॉपरली फीडबैक के लिए लगाकर उस पर जो है निर्देशों को जारी करने के लिए पूरी मजबूती से काम किया जा रहा है और उसको मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से सभी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर को जोड़कर उसको जो है फीडबैक से प्राप्त करके और कहीं कोई उसमें गैप्स हैं तो उसको दूर किया जा रहा है। मास्क की अनिवार्यता पर और तेजी से काम किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी में L2, L3 अस्पताल में बेड्स को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। आज मैंने चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी यानी वित्त मंत्री जी श्री सुरेश खन्ना साहब से बात की। वो खुद वाराणसी और मिर्जापुर के दौरे पर हैं और वरिष्ठ बानी मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण फील्ड में निकलकर एक एक चीज देख रहे हैं। आज मुख्य सचिव साहब को जो है कानपुर जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, तो मुख्य सचिव साहब स्वयं कानपुर जाकर उसको देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि चिकित्सा और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाया जाए। पुलिस कर्मियों के लिए विशेष रूप से जो है संक्रमण से बचने के लिए ग्लव्स, मास्क और जहां आवश्यकता हो पीपीई किट की भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार की ऑनलाइन ओपीडी सेवा संजीवनी के माध्यम से भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और इसका अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार हो रहा है। बाढ़ग्रस्त और जलमग्न इलाकों में राशन किट का वितरण करना, गौआश्रय स्थलों में सभी व्यवस्था करना, किसानों को यूरिया और खाद की व्यवस्था करना और स्वच्छता अभियान सैटरडे संडे मजबूती से चलाने, ये भी निर्देश सभी को दिए गए हैं। आपके संज्ञान में डाल दें कि उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में अब तक मुख्यमंत्री राहत कोष से 230 करोड़ प्राप्त हुआ है और पब्लिक कंट्रीब्यूशन से 198.84 करोड़ प्राप्त हुआ है, यानी कोविड केयर फंड में 429.50 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है और इसमें से 361.92 करोड़ जो है बांट दी गई है। आज गृह विभाग की सूचना के अनुसार 1,81,249 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 3,61,000 लोगों को बुक किया गया है। 67,190 वाहन सीज किए गए हैं। 61 करोड़ 25 लाख रुपया जमा किया गया है। इसके अलावा 3,48,000 आवश्यक वस्तुओं हेतु वाहन आवंटित किए गए हैं। 786 FIR कालाबाजारी और जमाखोरी की दर्ज की गई है। फेक न्यूज के 2188 मामले लिए गए हैं। 15 मामले 11 अगस्त को 4 ट्विटर, 10 फेसबुक और 1 यूट्यूब के टेकअप किए गए हैं। 10,684 हॉटस्पॉट्स में 1,099 थानों में 14,21,000 मकानों में 85 लाख लोग चिन्हित करके उनमें 43,443 कोरोना पॉजिटिव केसेस को आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है। आगे आने वाले समय में जो है हर हालत में जो भी जहां भी है प्रदेश में अगर कहीं भी किसी तरह की हेल्प उसको आवश्यकता है तो राहत का जो नंबर है 1070 उस पर वो फोन करके अपनी बात बता सकता है। रोडवेज का भी संचालन जो है कल काफी तेजी से कार्य हुआ है और रोडवेज के संचालन में लगभग 9 लाख के आसपास जो है लोग कल चले हैं और 6,700 बसों भी जो है संचालित की गई। धन्यवाद। अब बाढ़ के संदर्भ में जो है श्री संजय गोयल जी जो है अपना ब्रीफ आपको देंगे। इधर
बाढ़ के संबंध में विगत 24 घंटों में स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार आया है और जनपद महाराजगंज, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर और प्रतापगढ़ में इसमें स्थिति में सुधार सूचित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में अब 16 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर तथा सीतापुर बाढ़ से प्रभावित हैं। इन 16 जनपदों में 517 गांव अब बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से अब केवल 268 गांव ही मरून तथा जलमग्न सूचित किए गए हैं। यह संख्या कल 330 थी, तो लगभग 35 गांवों की कमी आई है मरून और जलमग्न की कैटेगरी में। इसी प्रकार प्रदेश में अब सिर्फ 2 जगहों पर नदियां खतरे के निशान से ऊपर सूचित की गई हैं, जिसमें शारदा नदी पलियाकला में लखीमपुर खीरी जनपद में अपने खतरे के निशान से लगभग 38 सेंटीमीटर और सरयू नदी तुर्ती पार बलिया में अपने खतरे के निशान से लगभग 35 सेंटीमीटर ऊपर प्रभावित होना सूचित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार प्रदेश में राहत के कार्य लगातार किए जा रहे हैं और उसका विवरण इस प्रकार से है। वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित बाढ़ शरणार्थियों की संख्या 300 है, जिसमें से 5 जनपदों के 32 शरणालयों में लगभग 900 लोग अभी प्रवास कर रहे हैं। विगत 24 घंटों में खाद्यान्न के वितरण लगभग 6,643 हुआ है और प्रदेश में अब तक कुल 51,403 खाद्यान्न किट का वितरण प्रभावित परिवारों को किया जा चुका है। इसी प्रकार आश्रय के हिसाब से लगभग 1,84,000 मीटर तिरपाल का वितरण प्रभावित परिवारों को किया जा चुका है। लगभग 645 नावें उपयोग में लाई जा रही हैं। 735 बाढ़ चौकियों का स्थापना की जा चुकी है, जिसके माध्यम से बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। विगत 24 घंटों में लगभग 5 पशु शिविरों की अतिरिक्त स्थापना की गई है। इस प्रकार अब तक प्रदेश में कुल 200 पशु शिविर स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से लगभग 6,17,000 पशुओं का टीकाकरण अब तक किया जा चुका है। इन पशुओं हेतु प्रदेश में अब तक लगभग 1,600 कुंटल भूसा का वितरण किया जा चुका है और मेडिकल उपचार हेतु लगभग 262 मेडिकल की टीमें अभी प्रदेश में लगी हुई हैं। जैसा मैंने बताया कि बाढ़ की स्थिति में लगातार दूसरे दिन भी सुधार परिलक्षित हुआ है, परंतु जनपदों की मदद हेतु, सर्च एंड रेस्क्यू हेतु प्रदेश में पर्याप्त NDRF, SDRF और PSC के डिप्लॉयमेंट है। तो आप यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख